हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीवर और पुलीस, उत्तोलक और गिरनी, ठीक के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम सरल मशीन डिस्कस किए थे। ये सरल मशीन के ही प्रकार हैं, ठीक है, सिंपल मशीन्स के। ठीक, तो लीवर क्या होता है? लीवर एक रॉड या बार होती है जो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट घूम सकता है। उस फिक्स पॉइंट को हम फलक्रम बोलते हैं। लीवर एक दृढ़ तथा सीधी या वृत्ताकार छड़ होती है जो एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष घूम सकती है। इस स्थिर बिंदु को फलक्रम या आलंब कहते हैं। लीवर पर प्रयास लगाकर किसी भार को उठा सकते हैं, ठीक है, या किसी भार को उठाया जा सकता है। ठीक, आप ऐसा समझ सकते हो, आपने देखा होगा मजदूर लोग बेलचे का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पत्थर को उठाते हैं, ढकेलते हैं उठाकर। तो कैसे करते हैं वो? ठीक है, ये बड़ा पत्थर है, ठीक है, इसके नीचे इन्होंने ये बेलचा वगैरह लगाया। ठीक, ये एक छोटा पत्थर है, इसे सपोर्ट दी, टेक दी, ठीक है। अब ये फलक्रम की तरह काम करेगा, ये फलक्रम की तरह करेगा, फिक्स पॉइंट की तरह। इसके अबाउट ये घूम सकता है लीवर, ठीक है। इसके अबाउट से घुमाएंगे, ये प्रयास लगाएगा। जब ये प्रयास लगाएगा तो ये इसे ऊपर की ओर उठा देगा, इस भार को, ठीक है। तो ये लीवर हो गया, ठीक है, ये एक लीवर हो गया जो एक फलक्रम के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। अब लीवर का इस्तेमाल क्या हो रहा है? भार उठाने के लिए हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लीवर के और भी उदाहरण हैं, जैसे कि कैंची, प्लायर्स हो गए, प्लास जिसे बोलते हैं हम लोग, तार वगैरह काटते हैं घर में, ठीक है। और सरोत्रा हो गया, ठीक, छाली वगैरह काटने वाला, नट क्रैकर, अखरोट वगैरह तोड़ने वाला, ठीक है। और सैलड स्पून हो गया, सैलड, ठीक है। और शुगर टोंग हो गया, ठीक। ऐसे बतेरे एग्जाम्पल है। स्टेपलर हो गया, ठीक, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ हम करते हैं, ठीक है। लीवर्स, ठीक है, उत्तोलक। तो लीवर्स की कुछ श्रेणियाँ होती हैं, क्लासेस ऑफ लीवर जिसे कहते हैं। क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास सेकेंड या क्लास थर्ड, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्लास फर्स्ट लीवर की। क्लास फर्स्ट लीवर क्या होता है? क्लास फर्स्ट लीवर वो लीवर होता है जिसमें आलंब, प्रयास और भार के बीच में होता है, जिसमें आलंब, प्रयास और भार के बीच में होता है, ठीक है। अगर आप देखो, ये आलंब है, ठीक, यहाँ प्रयास लग रहा है और ये भार है, ठीक। आलंब से प्रयास तक की जो दूरी होती है हम उसे प्रयास भुजा बोलते हैं, और आलंब से भार तक की जो दूरी होती है उसे भार भुजा बोलते हैं, ठीक है। जो आर्म होती है, कह लो दूरी, कह लो आर्म, कह लो, ठीक। अब आपने झूला देखा होगा, सीसॉ, जिससे बच्चे झूलते हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा आलम बीच में होता है, ठीक। क्रोबार, ठीक, सब्बल, ठीक, आप किसी चीज़ को उठाते हो, दूसरी चीज़ पर टेक लगा के नीचे प्रयास लगा रहे हो, ठीक है। तो ये इसके अब ये टेक है, ये टेक, ये आलम की तरह काम करेगी, ठीक है। कैंची हो गई, कैंची पे आलम बीच में होता है, आप कैंची में देख सकते हो, ये है, ये आलम हो गया, फलक्रम, ठीक। यहाँ आप प्रयास लगाते हो, ठीक है, ये आलम हो गया, यहाँ भार, ठीक है। तो आलम, भार और प्रयास के बीच में है, ठीक। तो क्लास फर्स्ट लीवर। अब अगर हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहें, यांत्रिक लाभ या लीवरेज, तो कैसे निकाल सकते हैं? इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ लीवर लगा दें, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ लीवर या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? वो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फलक्रम के अबाउट, ठीक है। लीवर के सिद्धांत से आलम पर दक्षिणावर्त घूर्ण बराबर आलम पर वामावर्त घूर्ण, ठीक है। अब अगर आप इधर देखो, ठीक, ये पी है, ये फलक्रम। अब मान लो ये लीवर था, ये फलक्रम जहाँ से मैंने पकड़ रखा है, प्रयास ऐसे लग रहा है, तो प्रयास से कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। प्रयास से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। और अगर भार देखो तो भार इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक। तो P इंटू AO बराबर W इंटू BO, इससे आ जाएगा AO अपॉन BO बराबर W अपॉन P। W अपॉन P जो होता है प्रयास W अपॉन P, भार अपॉन प्रयास जो होता है वो हमारा यांत्रिक लाभ होता है, या हम बोल सकते हैं यांत्रिक लाभ हमारा प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्लास फर्स्ट लीवर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे आपको, जैसे कि क्लास फर्स्ट लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, यांत्रिक लाभ, वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है। कैसे? वो हम देख सकते हैं, जैसे कि अब ये एक लीवर है, क्लास फर्स्ट लीवर, जिसमें आलम बीच में है दोनों के, ठीक, बीच में है लेकिन सेंटर में नहीं है, ठीक, सेंटर में नहीं है बिल्कुल, मतलब
प्रयास भुजा जो है वो भार भुजा से छोटी है। प्रयास भुजा जो है भार भुजा से छोटी है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैंची। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैंची। अगर आप नॉर्मल वाली कैंची देखो जो घरों में हम यूज़ करते हैं, ये एक कैंची, इसमें अगर देखो ये हमारी प्रयास भुजा है और ये हमारी भार भुजा है। भार भुजा बड़ी है ना प्रयास भुजा से। अब जब प्रयास भुजा भार भुजा से छोटी होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा, तो एम ए इज़ लेस देन वन। एम ए इज़ लेस देन वन। अब एम ए इज़ लेस देन वन का मतलब क्या हो गया? एम ए इज़ लेस देन वन का मतलब हो गया ये जो लीवर है, ये जो तोलक है, ये स्पीड मल्टीप्लायर है। अब स्पीड मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ? देखो मशीन्स हम पढ़े हैं, सरल मशीन्स। कोई भी सरल मशीन या तो वो फोर्स मल्टीप्लायर हो सकती है या स्पीड मल्टीप्लायर हो सकती है या सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। हमारे एफर्ट का प्रयास बल जो हम लगाते हैं उसका सिर्फ दिशा चेंज करती है। ठीक, स्पीड मल्टीप्लायर का मतलब होता है हमारे काम करने की स्पीड को मल्टीप्लाई गुणा कर देती है। जिस एफर्ट लगाते हैं उसकी स्पीड को वो मल्टीप्लाई कर देती है, गुणा कर देती है। ठीक है, बढ़ा देती है। ऐसा समझ सकते हो कैंची है कैंची में हम ऐसे करके एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन ये जो आगे जो कागज़ काटेगी या कपड़ा काटेगी ये तेज़ी से काटती है। ठीक है, ठीक। तो ये मशीन, ये जो लीवर है या मशीन कह लो, जो स्पीड मल्टीप्लायर्स होते हैं वो हमारे काम करने की स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मशीन्स या वो लीवर्स। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम आलम कुछ इस तरीके से है उन दोनों के बीच में, प्रयास और भार के बीच में, कि प्रयास भुजा बड़ी हो और भार भुजा छोटी हो, तो क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है प्लायर्स। ये प्लायर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, प्रयास, और ये फलक्रम होता है। ठीक, इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे करके घूम सकता है। ठीक है, ठीक। तो फलक्रम से लेकर जहाँ पे हम प्रयास लगाते हैं वो दूरी हो गई प्रयास भुजा। ठीक है, और ये हो गई आपकी भार भुजा। ठीक, अब हम देख सकते हैं कि इसमें प्रयास भुजा जो है वो भार भुजा से ज़्यादा है। तब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब आप ये रेशियो रखोगे प्रयास भुजा अपन भार भुजा, तो एम ए इज़ ग्रेटर देन वन आ जाएगा। ठीक है, एम ए इज़ ग्रेटर देन वन। क्यों? एम ए बराबर होता है प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा। ठीक है, अब ये वैल्यू बड़ी होगी इससे, जाहिर सी बात है ये टोटल वैल्यू जो है, जो टोटल मान है, ये वन से ज़्यादा आएगा। जब एम ए वन से ज़्यादा होता है तो हम इसे बोलते हैं, उस मशीन को या उस लीवर को बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर क्या होते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर वो मशीन्स होती हैं जो हमारे द्वारा लगाए गए बल को गुणा करके, मल्टीप्लाई करके बढ़ा देती हैं, वो मशीनें। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे गाड़ियों में हम लोग जैक इस्तेमाल करते हैं। जैक में हम तो थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, लेकिन जैक इतनी ज़्यादा फोर्स लगाता है, मतलब गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देता है कि गाड़ी को वो ऊपर की ओर उठा देता है कि हम आसानी से टायर को चेंज कर पाए। ठीक है, कम एफर्ट लगा के ज़्यादा लोड को हम उठा सकते हैं फोर्स मल्टीप्लायर से। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से देखें, हम ये प्लायर्स है, ठीक, इसमें हम एफर्ट कम लगाते हैं, एफर्ट हमने कम लगाया, ठीक ठीक, लेकिन यहाँ जो लग रही है ना फोर्स, वो मल्टीप्लाई होगी। जितनी फोर्स हमने यहाँ लगाई है उससे ज़्यादा बल यहाँ लग रहा है। ठीक, मल्टीप्लाई होगा। क्यों? तार वगैरह काटते हैं, ठीक, अब हमने यहाँ थोड़ा सा एफर्ट लगाया और तार यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ जो बल मिल रहा है वो मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है, गुणा होकर। ये मशीन, ये इसका काम है। ठीक है, ये मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर है। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आलम बिल्कुल सेंटर में है, मतलब प्रयास भुजा और भार भुजा बराबर है, ठीक, आलम बिल्कुल सेंटर में है, तो ये जो है इसमें एम ए क्या हो जाएगा, या त्रिकलाभ वन के बराबर रहेगा। अब ये तो ना तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है ना स्पीड मल्टीप्लायर की तरह, इसमें केवल दिशा चेंज होती है। प्रयास लगाने की हमारी दिशा चेंज हो जाती है, जैसे कि पुलिस में होती है। आगे हम बताएंगे, पुलिस भी पढ़ाएंगे तो बताते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्लास 2 लीवर की, द्वितीय श्रेणी लीवर। ठीक है, इस प्रकार के लीवर में भार सदैव आलम तथा प्रयास के बीच रहता है। ठीक है, इसमें भार जो है वो आलम और प्रयास के बीच में रहता है। जैसे कि व्हील बैरो, एक पहिया ठेला, भार बीच में है, प्रयास यहाँ लगाते हैं हम लोग उठाने के लिए और इसे आगे की ओर बढ़ाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, मजदूर लोग इस्तेमाल करते हैं इसको काफ़ी। ठीक है, नट क्रैकर,
नट क्रैकर जो होता है अखरोट वगैरह तोड़ने के लिए, आलम यहाँ पर है, यहाँ पर नट रखते हैं, यहाँ प्रयास लगाते हैं, ठीक है, प्रयास लगाएंगे, भार यहाँ पर है और आलम, तो भार हमेशा आलम और प्रयास के बीच में है। जैसे कि हम लोग घरों में छाली के लिए सरोत्रा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखो प्रयास हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रयास लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे छाली वगैरह रखते हैं और ये फलक्रम होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो ये फलक्रम है, ठीक, ये फलक्रम, इसके अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये क्लास सेकंड लीवर है, ठीक। अब क्लास सेकंड लीवर में आप देखो प्रयास, ये तो हो गई आलम से लेकर प्रयास तक की आर्म जो होगी, प्रयास भुजा हो गई दूरी, ठीक है, और ये भार भुजा है। अब प्रयास भुजा जो है भार भुजा से बड़ी है, जब प्रयास भुजा भार भुजा से बड़ी होगी तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होगा, ठीक है। प्रयास भुजा जब भार भुजा से बड़ी होगी तो एम इज ग्रेटर देन 1, जब एम ए ग्रेटर देन 1 होता है तो ये लीवर जो होगा फोर्स मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लायर वो मशीन्स होती हैं जो हमारे कम फोर्स को मल्टीप्लाई करके बड़ी फोर्स में चेंज कर देती हैं, ठीक है। हम कम एफर्ट से भारी लोड को उठा सकते हैं, या अगर अभी हम सरोत्रे की बात करें तो हम जितने फोर्स एफर्ट में लगा रहे हैं उससे ज़्यादा फोर्स छाली पे लगती है सरोत्रे के जरिए, क्योंकि सरोत्रा उसे मल्टीप्लाई कर दे रहा है उस फोर्स को, ठीक है, छाली। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास थर्ड लीवर। क्लास थर्ड लीवर क्या होता है? तृतीय श्रेणी लीवर। इस प्रकार के लीवर में प्रयास सदैव आलम और भार के बीच में रहता है, ठीक है। प्रयास आलम और भार के बीच में रहता है, जैसे कि शुगर टोंग के चिमटा जो होता है, जो शुगर क्यूब्स रहते हैं उसे उठाने के लिए, ठीक है, या फिर घरों में रोटी वाला चिमटा होता है, ठीक है, या फिर ये है सैलेड स्पून, ठीक। इसमें क्या है, अगर ये फलक्रम है, ये फलक्रम के बाद ये घूम सकता है, ठीक है। मैं प्रयास यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक, यहाँ से कोई चीज़ पकड़ो, यहाँ भार लगेगा, ठीक है। तो प्रयास बीच में फलक्रम और भार के बीच में प्रयास है, ठीक। तो ये लीवर जो होते हैं क्लास थर्ड लीवर। झाड़ू लगाते हैं, प्रयास यहाँ कहीं लगेगा बीच में, ये आलम हो गया, यहाँ से पकड़ के ऐसे करके झाड़ू ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है, ठीक। तो झाड़ू भी इसका एग्जाम्पल है क्लास थर्ड लीवर। क्लास थर्ड लीवर में अब आप गौर से देखो, अगर तो भार भुजा प्रयास भुजा से बड़ी है, या कह सकते हो प्रयास भुजा भार भुजा से छोटी है। अब जब प्रयास भुजा भार भुजा से छोटी होगी तो यांत्रिक लाभ होता है प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा, तो एम इज लेस देन 1 हो जाएगा। और एम इज लेस देन 1 का मतलब है ये लीवर जो है ये स्पीड मल्टीप्लायर है। स्पीड मल्टीप्लायर हम आपको बता चुके हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पुलिस की, घिरनियाँ। अब घिरनी क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा कुएं वगैरह में जो बाल्टी वगैरह से पानी निकालते हैं तो रस्सी पड़ी रहती है एक, जिस पे वो पड़ी रहती है उसे पुली बोलते हैं, जिसके ज़रिए हम रस्सी खींचते हैं, ठीक है। तो घिरनी क्या होती है? घिरनी एक पहिए के समान होती है जो लकड़ी, लोहे या अन्य किसी धातु से बनी हो सकती है, ठीक है। लकड़ी, लोहे या किसी भी धातु की वो बनी हो सकती है, ठीक है। उसकी पूरी सरकमफ्रेंस पे या परिधि पे खांचा रहता है, ग्रूव, जिसके अंदर आप रस्सी वगैरह डालते हैं, ठीक है। और उसकी खांचे की गहराई इस तरीके से होती है कि रस्सी जब आप उस पर डालो और जब उस पर तनाव आए या खिंचाव आए तो रस्सी बाहर की ओर ना निकल आए, ठीक है, पुली से बाहर ना निकल आए, ठीक। और वो स्वतंत्र पूर्वक, ठीक, अपनी एक्सिस पे घूम सकती है, ठीक। जैसे ही आप रस्सी खींचोगे, ठीक, तो ये पुली घूमेगी, भार ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ठीक। जो इसकी अक्ष को एक्सेल या धुरा बोलते हैं, ठीक है। ये अक्ष जो है, एक्सेल जो होते हैं, ये फ्रेम, जिस फ्रेम में फिट होती है उस फ्रेम को ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अगर इस ब्लॉक में पुली है तो उसे पुली ब्लॉक बोलते हैं, ठीक। अब आप इधर देख सकते हो, हमने माना कि ये डोरी पड़ी हुई है इसके ऊपर, ठीक। हम पी इसमें एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास, ठीक। डब्ल्यू लोड को उठाने के लिए, डब्ल्यू को आप बकेट मान सकते हो, पानी की बाल्टी मान सकते हो कुएं वाली, ठीक है। ये जो स्मॉल डब्ल्यू है ये खाली शो किया है, अगर पुली ब्लॉक का भी हम वेट लेते हैं तो स्मॉल डब्ल्यू उसका वेट मान लिया हमने, ठीक। लेकिन एक इसमें और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इसका अध्ययन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं पुलिस की, तो इनके इसमें हम 3 अजम्पशंस मान के चलते हैं, परिकल्पनाएँ, ठीक है। वो क्या?
एक तो ये कि रस्सी और घिरनी का भार नगण्य मानते हैं, जो अभी स्मॉल डब्ल्यू माना था ना, वो स्पेशल केस में किसी न्यूमेरिकल में दिया हो तभी हम करेंगे, वरना वो नगण्य मान के हम करते हैं, ठीक। उसके बाद एक घिरनी पूरी तरह घर्षण रहित फ्रिक्शन लेस मानते हैं, किसी भी घिरनी को हम फ्रिक्शन लेस मानते हैं, मतलब रस्सी, ये जो रस्सी है और एक पुली, इनके बीच में घर्षण नहीं होगा, ये हम मानते हैं, फ्रिक्शन लेस मानते हैं, ठीक। उसके बाद घर्षण नगण्य मानने पर घिरनी के दोनों और रस्सी में तनाव बल का मान समान रहता है। तीसरी कंडीशन, अब जाहिर सी बात है जब हम फ्रिक्शन लेस मानेंगे, अब फ्रिक्शन मान ही नहीं रहे हैं, तो जो तनाव यहाँ पे होगा रस्सी के इस सिरे पे होगा, वही तनाव यहाँ पर होगा, ठीक है। ये कंडीशन है, ये 3 कंडीशन मानते हुए हम पुलिस की स्टडी करते हैं। एक क्या, फ्रिक्शन लेस, ठीक है। जब फ्रिक्शन लेस होगी तो दोनों साइड टेंशन जो होगा T बराबर होगा, ठीक। तीसरी चीज़ कि इस ब्लॉक का वेट, इस पुली का वेट और रस्सी का वेट हम निग्लेजिबल मानते हैं, नगण्य मानते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम सिंगल पुली या एकल गिरनी। सिंगल पुली क्या, कोई भी ब्लॉक के अंदर अगर एक पुली लगी हुई है तो हम उसे बोलते हैं एकल गिरनी कहते हैं उसे, ठीक है। ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, अचल गिरनी और चल गिरनी। अचल गिरनी मतलब फिक्स पुली और चल गिरनी मतलब मूवेबल पुली, ठीक है। तो अब बात आती है फिक्स पुली की, अचल गिरनी। अब फिक्स पुली क्या होती है, फिक्स पुली वो पुली जो ब्लॉक के अंदर सिर्फ घूमती है, ऊपर नीचे मूव नहीं होगी, ये ऊपर नीचे मूव नहीं होगी, सिर्फ ये घूमेगी अपनी एक्सिस पे, ठीक है। कब घूमेगी, जब हम इस पर रस्सी पे प्रयास लगाएंगे किसी लोड को उठाने के लिए, भार को उठाने के लिए, जैसे कि पोए वगैरह में जो बाल्टी उठाते हैं हम, ठीक है, वो जो उसमें पुली लगी रहती है वो फिक्स पुली लगी रहती है, ठीक है। हम यहाँ से प्रयास लगाएंगे तो भार ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। तो अब जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो अभी यहाँ W शो कर रखा है, लेकिन जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम मानते हैं कि ये W वेट नगण्य मानते हैं। जब इसे नगण्य मान लिया, ठीक है, अब जाहिर सी बात है T यहाँ पर भी होगा, T यहाँ पर भी होगा। अब 2 T क्यों दिखा रखे हैं, 2 T इसलिए दिखा रखे हैं कि इधर के लिए अगर दिखाएंगे तनाव तो T यहाँ पर दिखाएंगे, अगर इस पॉइंट के लिए यहाँ तनाव दिखाएंगे तो T हमेशा बाहर की ओर निकलता हुआ होता है। यहाँ दिखाएंगे T तो बाहर की दूर जाती हुई फोर्स, ठीक, दूर जाती हुई T टेंशन, ठीक। तो अब हमें मालूम है कि जितना प्रयास होगा उतना ही तनाव होगा, क्योंकि भाई फ्रिक्शन लेस मान रहे हैं, ठीक है, कोई वेट एक्स्ट्रा वेट मान नहीं रहे हैं, ठीक है। जितना यहाँ हम तनाव एफर्ट लगाएंगे उतना ही तनाव होगा, तो P बराबर T। और ऐसे ही जितना यहाँ भार लग रहा होगा उतना यहाँ तनाव होगा, तो W बराबर T। तो P बराबर T हो गया और W बराबर T हो गया, ठीक। अब अगर यांत्रिक लाभ हम निकालना चाहें तो W/P बराबर T/T मतलब 1, ठीक है। तो ये भी फिक्स पुली है, ये सिंपल डायग्राम है फिक्स पुली का कि ये पूरी ब्लॉक में फिक्स है, इसी तरह दिखा दिया गया रिएक्शन वगैरह, ठीक। यहाँ पे W दिखा दिया, लेकिन W हम मान के शुरू में नहीं चलते हैं, स्पेशल केस के लिए अगर W मानेंगे तो चेंज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब वेग अनुपात की बात करते हैं, वेलोसिटी रेशियो की। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, प्रयास का वेग अपॉन भार का वेग, या कह सकते हैं प्रयास का विस्थापन या भार का विस्थापन। अब इसमें क्या है, फिक्स पुली के अंदर जब हम इस पर प्रयास लगाएंगे, ठीक है, तो जहाँ हमने इसे डोरी को खींचा, तो जहाँ तक इस डोरी को हमने खींचा, ठीक है, तो मान लो T सेकंड में हमने इसे जहाँ तक खींचा, जितना वो नीचे जाएगा उतना ही भार ऊपर उठेगा, ये इसमें कंडीशन है, ठीक है। अगर x विस्थापन होगा, ठीक है, T सेकंड में मान लो x विस्थापन होगा नीचे की ओर, तो भार का विस्थापन ऊपर की ओर होगा x, ठीक है। जितना ये नीचे जाएगा उतना ही भार ऊपर उठेगा, ठीक है। तो P एफर्ट का विस्थापन नीचे की ओर कितना हुआ, T सेकंड में हमने मान लिया x हुआ, तो उतना ही विस्थापन W का होगा ऊपर की ओर। जब नीचे की ओर से करेंगे उतना ही विस्थापन W का ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो अगर हमने माना कि T सेकंड में x डिस्टेंस नीचे आया प्रयास, तो भार T सेकंड में x डिस्टेंस ऊपर उठेगा, तो प्रयास का वेग कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। भार का वेग x/T, ठीक। तो वेलोसिटी रेशियो प्रयास का वेग अपॉन भार का वेग बराबर x/T बराबर 1, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करते, डायरेक्ट भी कर सकते थे, प्रयास का विस्थापन कितना था, x था, भार का विस्थापन था x, तो x/x बराबर 1, ठीक है। जैसे चाहे कर लो आप। तो वेलोसिटी रेशियो आ गया, वेग अनुपात आ गया 1, ठीक। अब
क्योंकि एकल गिरने के लिए एम ए बराबर 1 आया है, तो वो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं होगी, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लायर के लिए एम ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं होगी क्योंकि, ठीक है, एम ए लेस देन 1 भी नहीं है, ठीक। तो अब फिक्स पुली क्या कर रही है, सिर्फ फिक्स पुली जो है, अगर पुली नहीं लगी होती, अगर पुली लगी नहीं होती, आप कुएं में जाते, आपको पानी निकालना होता तो कुएं में बाल्टी डाल के आप ऐसे ऐसे ऊपर की ओर खींचते। जब आप ऊपर की ओर खींचते तो आपको बहुत परेशानी होती, दिक्कत से उठाना पड़ती बाल्टी को, प्रयास लगाने में बड़ी परेशानी होती। लेकिन पुली लगाने से क्या हुआ, अब आपको प्रयास नीचे की ओर लगाना हो रहा है, प्रयास नीचे की, इसने प्रयास की दिशा में परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। देखिए अब बाल्टी ऊपर ही उठ रही है लेकिन प्रयास नीचे की ओर लगा रहा है। अगर पुली नहीं होती तो बाल्टी को उठाने के लिए आप ऊपर के लिए प्रयास लगाते, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो जो फिक्स पुली होती है वो परिवर्तन करती है प्रयास की दिशा में, ठीक है। अब एम ए बराबर 1 है, वी आर बराबर 1 है, ठीक है। तो ईटा दक्षता कितनी होती है, एम ए बाई वी आर 1, 100%। लेकिन ये जो पूरा केस है ये आइडियल कंडीशन के लिए है, आदर्श स्थिति के लिए, ठीक है। अगर आदर्श स्थिति नहीं मानते हैं हम, ठीक है, आइडियल कंडीशन नहीं मानते तो वी आर तो हमारा 1 रहेगा, लेकिन वेग अनुपात तो 1 रहेगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज का मान बदल जाता है, अतः दक्षता भी 100% नहीं होगी, ठीक है। बच्चों मान लीजिए कि ये बकेट है, ठीक है, बाल्टी, ठीक, जिससे आपको कुएं में से पानी निकालना है, ठीक है। अब अगर पुली नहीं है, जब पुली नहीं है तो आपको इसे ऐसे 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 ऊपर की ओर खींचना होगा, ठीक है। जो प्रयास लगाने में आपको काफ़ी परेशानी होगी ऊपर की ओर खींचने के लिए इसे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं पुली लगा दूँ, अगर इसमें सिंगल फिक्स पुली लगा दूँ, मान लीजिए कि अब ये एक फिक्स पुली है, ठीक है। अब इसका उपयोग करते हुए जब हम बाल्टी को ऊपर की ओर उठाएंगे तो अब हम एफर्ट देखिए नीचे की ओर लगा रहे हैं, एफर्ट नीचे की ओर लगा रहे हैं। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमने इसकी दिशा को एफर्ट लगाने की दिशा में परिवर्तन कर दिया, जिससे हमें एफर्ट लगाने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं मूवेबल पुली या चल गिरने की, ठीक है। अब चल गिरनी क्या होती है, इस प्रकार की गिरनी अपने ब्लॉक के साथ ऊपर नीचे विस्थापित हो सकती है। मूवेबल पुली जो होती है, जब हम उसमें प्रयास लगाते हैं तो वो अपनी जगह से विस्थापित हो सकती है ऊपर नीचे की ओर, ठीक है। अब जैसे कि ये पुली है, मूवेबल पुली है, ठीक है। जैसे ही हम इसमें प्रयास लगाएंगे तो ये ऊपर की ओर विस्थापित होगी, जब ये ऊपर की ओर विस्थापित होगी तो भार भी ऊपर की ओर विस्थापित होगा, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने माना कि हम प्रयास लगा रहे हैं पी, ठीक है, मूवेबल पुली पर, ठीक है। हम प्रयास लगा रहे हैं तो पुली ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है। तो हमने माना A1 से A2 पोजीशन पे पुली ऊपर की ओर चल विस्थापित हो गई, ठीक है, A1 से A2 पोजीशन पे। तो ये जो विस्थापित दूरी है वो कितनी है, x है, ठीक। अब जो प्रयास कितना हमारा विस्थापित हुआ होगा ये हमें सोचना है। प्रयास हमने माना P था, अब वो P2 पोजीशन पे पहुंच गया। प्रयास P हमने लगाया था, P2 प्रयास की वैल्यू नहीं है, खाली पोजीशन दिखाई गई है कि यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गया है प्रयास, मतलब डोरी का जो हमने खींचा है, डोरी जो हमने खींची है, रस्सी जो हमने खींची है ऊपर की ओर, वो यहाँ से यहाँ तक अब पहुँच गया, ठीक। तो ये विस्थापित दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं गौर से, जब पुली ऊपर की ओर विस्थापित होगी, ठीक है, तो इधर भी धागा है, इधर भी डोरी है, इधर भी रस्सी है और इधर भी रस्सी है, ठीक है। तो इधर भी रस्सी, इधर भी रस्सी, तो ये दूरी भी x है और ये दूरी भी x है। तो जब ये x इधर से इधर जाएगा, A1 से A2 x जाएगा, तो ये डोरी और ये डोरी x प्लस x ये टोटल ऊपर की ओर बढ़ जाएगी, x प्लस x। तो ये जो विस्थापित दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी इधर से x और इधर की x। तो टोटल ये दूरी जो विस्थापित हो जाएगी प्रयास की हो जाएगी 2x। तो प्रयास की विस्थापित दूरी आ गई 2x। पुली कितना मूव हो रही है, x, ठीक है। जब पुली x मूव होगी तो भार भी x ही मूव होगा, तो भार का विस्थापन x हो गया और प्रयास का विस्थापन 2x हो गया, ठीक है। अब फ्रिक्शन लेस मानी है हमने इसे, तो जब फ्रिक्शन लेस मानी है तो P बराबर T हो जाएगा, P बराबर T हो गया, ठीक है। और W बराबर कितना हो जाएगा, अब इधर देखिए ये T दो क्यों बनाए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। यहाँ प्रयास लगाओगे तो तनाव आएगा, अगर इस बिंदु के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तनाव तो बाहर निकलता हुआ दिखाओगे,
अगर आप यहाँ के रिस्पेक्ट में तनाव देखोगे तो बाहर निकलता हो, तनाव हमेशा बाहर निकलती हुई फोर्स होती है, ठीक है, तो ये बाहर निकलता हो, ठीक। अब आप पुली को देख रहे हो, तो पुली अगर देखो तो दो हिस्सों पे सपोर्टेड है, दो रस्सी पे, ठीक है, रस्सी टोटल एक ही है, लेकिन इधर देखो अभी एक इधर एक इधर, ये दो तनाव पे सपोर्टेड है। इसे जो है इस पुली को कौन सपोर्ट दे रहा है, एक टी ये सपोर्ट दे रहा है, एक टी सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो W बराबर कितना, W नीचे की ओर लग रहा है और T ऊपर की ओर लग रहा है, तो W बराबर T प्लस टी, W बराबर 2T, ठीक। उसके बाद एम ए कितना हो जाएगा, W अपॉन P, तो 2T अपॉन टी बराबर 2 एम ए। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आ गया 2, यांत्रिक लाभ आ गया 2 मूवेबल पुली के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं वेग अनुपात की, वेलोसिटी रेशियो की। वेग अनुपात क्या होता है, प्रयास का वेग अपॉन भार का वेग, ठीक है, या प्रयास का विस्थापन अपॉन भार का विस्थापन। अगर हमने मान लिया था कि t सेकंड में भार x दूरी विस्थापित होता है और उसी t सेकंड में प्रयास 2x दूरी विस्थापित होता है, तो प्रयास का वेग कितना आ जाएगा, 2x अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और भार का वेग आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, x अपॉन टी, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन टी होल अपॉन x अपॉन टी 2, ठीक। VR बराबर 2, ठीक। इसे इस तरीके से ना करके डायरेक्ट भी कर सकते थे। प्रयास का विस्थापन कितना था 2x और भार का विस्थापन था x, तो 2x अपॉन x करते तो भी आपका वैल्यू 2 आ जाती, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट हमें और समझना है, क्योंकि आप देखिए ये जो मूवेबल पुली है इसमें जो प्रयास लगा रहे हैं हम ऊपर के लिए, मतलब पुली अगर नीचे है तो हम ऊपर की ओर प्रयास लगा रहे हैं कि हमारा भार ऊपर की ओर उठ जाए। अब ये बात तो फैक्ट है, जब भी आप प्रयास ऊपर की ओर लगाओगे और नीचे लोड होगा पुली के ज़रिए, तो आपको प्रयास लगाने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, डिफ़िकल्टी होगी अगर आप प्रयास लगाते हो नीचे की ओर उसके मुकाबले, उसके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अगर आप इस प्रयास की दिशा चेंज कर दो तो आपको आसानी हो जाएगी प्रयास लगाने में और, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं फिक्स पुली, ठीक है, अचल घिरनी फिक्स पुली। उसमें क्या होता है, उसका काम क्या था, वो प्रयास की दिशा चेंज कर देती है। तो हम इस सेटअप को इम्प्रूव करने के लिए ये सेटअप बनाते हैं पूरा, ठीक है। ये जो डोरी का सिरा था वो जिस पर हम प्रयास लगा रहे थे, वो सिरा होते हुए हम फिक्स पुली से लेते हुए नीचे ले आए, ठीक है। अब पूरी जो ये रस्सी चढ़ाई है इसके ऊपर, पुली के ऊपर, तो यहाँ पे एक फिक्स पुली का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो फिक्स पुली से फ़ायदा क्या हो रहा है, अब हम प्रयास नीचे की ओर लगा रहे हैं, देखिए प्रयास नीचे की ओर लगा रहे हैं, अब हम प्रयास नीचे की ओर, ठीक है, प्रयास नीचे की ओर लगा रहे हैं तभी पुली ऊपर की ओर उठ रही है, मूवेबल पुली, ठीक है, और भार ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है। प्रयास नीचे लगाना आसान है कंपैरेटिवली ऊपर लगाने के, ठीक है। तो इसलिए इसने दिशा चेंज कर दी है। मैकेनिकल एडवांटेज में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ दिशा चेंज करती है फिक्स पुली, ठीक है। इसका काम होता है दिशा चेंज करना प्रयास की, ठीक है। तो अगर आप ये सब नहीं करते, डायरेक्ट इस सेटअप से ही निकालते, तो भी बात वही आती निकल के कि इसकी दूरी x विस्थापित हुई है प्रयास की, सॉरी भार का विस्थापन हुआ है x और प्रयास का विस्थापन हुआ है 2x, ठीक है। उसी तरीके से सारी वैल्यूज़ आपकी निकल आती जैसे आपने इधर निकाली थी, ठीक है। बस एक ही फ़ायदा है कि यहाँ पर दिख रहा है हमें कि हमने अब प्रयास की दिशा चेंज कर ली है, जो हमें आसान पड़ेगा प्रयास लगाना किसी भी पुली पर, ठीक है, नीचे की ओर। उसके बाद अब MA बराबर 2 है गिरने के लिए, मतलब MA ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये जो मशीन है, ये जो पुली है, ये फोर्स मल्टीप्लायर होगी। अब फोर्स मल्टीप्लायर होगी तो इसका मतलब क्या है कि हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा ज़्यादा भार को उठाने के लिए, ठीक है। हम ज़्यादा भार को कम एफर्ट लगा के उठा सकते हैं, ठीक। और जो है दक्षता कितनी हो जाएगी, MA/VR, दोनों 2 और 2 थी तो 1 होगी 100%। अब दक्षता 100%, ये दक्षता 100% इसलिए आई है क्योंकि हमने ये सब आदर्श स्थिति के लिए, आइडियल कंडीशन के लिए निकाला है, आदर्श पुली मानते हुए, ठीक है। अगर हम आदर्श नहीं मानते हैं तो VR तो 2 रहेगा, लेकिन MA का मान बदल जाएगा और दक्षता भी 100% नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़, अगर
हमें वेट दिया हुआ हो कि ये जो पुली है ए और बी, इनका वेट जो है, मान लो स्मॉल डब्लू, इस पर जो वेट हैंग हो रहा था वो कैपिटल डब्लू था, हमने माना था बड़ा डब्लू, जो इसमें वेट जिसे हम उठा रहे हैं, बकेट बाल्टी मान लो पानी, बाल्टी मान लो पानी की, ठीक है, लेकिन पुली का वेट हमने नहीं मानता। अब हम अगर पुली का वेट भी मान लेते हैं और बी का डब्लू, और तनाव मान लेते हैं डोरियों में T1, ठीक है, तो अब P बराबर कितना हो जाएगा T1, अगर ये T1 होता, ठीक है, और अब यहाँ पे कितना होता है T1, यहाँ पे होता है T1, ठीक है, नीचे जो वेट हैंग हो रहा था वो होता है कैपिटल डब्लू और इसका अपना वेट होता है स्मॉल डब्लू। तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस कौन से होते हैं T1 और T1, नीचे जाने वाले हो जाते हैं W प्लस डब्लू, तो T1 बराबर W प्लस डब्लू अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर प्रतिक्रिया, अगर ये O पॉइंट है, यहाँ पर प्रतिक्रिया कितनी हो जाएगी, R बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ T1 लगेगा, एक T1 यहाँ लगेगा, ठीक है, एक टेंशन यहाँ भी लगेगा, ठीक, अगर ये T1 है, ये T1 प्लस T1 और नीचे की ओर और इसका अपना वेट लगेगा स्मॉल डब्लू, तो T1 प्लस स्मॉल डब्लू प्लस T1 बराबर हो जाएगा R बराबर T1 प्लस डब्लू, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम सिस्टम ऑफ पुलिस, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपस में शेयर कीजिए। गुड बाय।